जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जिसने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। देखिए, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। उड़ीसा के कोटक ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी पेशे से लॉयर थे जिनका नाम था जानकीनाथ बोस। इनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी। देखिए, बचपन से इनके दिल में देश के प्रति भावना थी। गरीबों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते थे। खासकर ये बचपन से ही एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए थे जो देश के प्रति इनका प्रेम था और गरीबों के प्रति इनका प्रेम था वो बढ़ता ही जा रहा था। अगर हम बात करें तो इनके 14 भाई बहन थे। 5 साल की उम्र में ये पहली बार जो है स्कूल में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर इनको देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे स्कूल में हिंदी अलाउ नहीं करता है पढ़ाने के लिए। वो वही कल्चर पढ़ाते हैं जो ब्रिटिश कल्चर है। और देखिए, ना संस्कृत आपको वहाँ पे अलाउ है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं सुभाष चंद्र बोस। 1909 में सुभाष चंद्र बोस रेंसो कॉलेज में जाते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। देखिए, बोस के जो घर वालों को थी वो उनके बचपन से ही उनमें एक यूनिकनेस दिखने लगी थी। 10 साल की उम्र में ही नेताजी ने विवेकानंद और स्वामी परमहंस जैसे लोगों की बायोग्राफीज को पढ़कर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। उनको अपना गुरु मानना स्टार्ट कर दिया था। वैदिक साइंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, बहुत सी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं नेताजी के रिलेटेड। गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। स्वामी विवेकानंद के एक रूल को फॉलो करते थे। स्वामी जी बोला करते थे जो गरीब हैं वो ईश्वर हैं। ईश्वर गरीबों के रूप में धरती पे आते हैं और उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना माना जाता है। अब आगे बात करें इनकी ज़िंदगी में। देखिए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने जब एडमिशन लिया तो एक रियल इंडिया को इन्होंने देखा। वहाँ पर देखा किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इंडियंस के साथ भारत में ही। इन्होंने देखा किस तरीके से उनको अलाउ नहीं है बुक पढ़ने के लिए, उनको अलाउ नहीं है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम देने के लिए, और बहुत से भेदभाव उनके साथ किए जाते हैं। आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। हमारे देश में हमारे साथ कितना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, वहाँ पर नेताजी को बहुत ही ज़्यादा एक चेंज देखने को मिलता है और उस क्षण उनकी ज़िंदगी में एक चेंज आता है। इसके लिए कुछ करने की जो भावना है वो और ज़्यादा बढ़ती हैं। अब देखिए, नेताजी का मानना ये था दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। जर्मनी भी जाते हैं, हिटलर से भी बात करते हैं, वो सब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये तो बचपन से ही डिसाइड था कि नेशन को सर्व करना है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है। ये इनका बचपन से ही एम था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इनको जाना है। 1944 और 1945 में इन्होंने सब कुछ सोच रखा था। देखिए, इन्होंने सब कुछ सोच रखा था कि कैसे इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद किस तरीके की करेंसी होगी, किस तरीके की पुलिस होगी, किस तरीके की हमारी आर्मी होगी, किस तरीके के रोड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा सिस्टम होगा। सब कुछ नेताजी ने सोच रखा था 1944-1945 में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर नेताजी का ताइवान में, या आप कह सकते हैं जो भी कुछ हुआ, अगर नेताजी वापस आ सकते इंडिया, तो आज इंडिया का आपको दूसरा चेहरा देखने को मिलता। आगे भी हम बात करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। और देखिए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब नेताजी एडमिशन लेते हैं तो इनको एक ऐसा ग्रुप मिलता है जो इनकी विचारधाराओं से ही मेल खाता था। बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद को फॉलो करने लगे थे। एक अच्छी खासी इनके दिमाग में उनके प्रति सम्मान था, उनके आइडियोलॉजी पे चलने वाले बन चुके थे ये। देखिए, नेताजी के कॉलेज में 3 प्रकार के ग्रुप थे। एक पैसे वाला ग्रुप था, दूसरा पढ़ाकू ग्रुप था और तीसरा था नेताजी की विचारधाराओं से मेल खाने वाला ग्रुप, जो कि स्वामी जी जैसे लोगों के आइडियोलॉजी पे चलने वाला था। अब हम बात करें कॉलेज के 2 सालों बाद, देखिए, जो देश के प्रति करने की कुछ उत्सुकता थी वो बढ़ती ही जा रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस के ग्रुप ने घर घर जाकर लोगों की मदद करना स्टार्ट किया। लोगों के लिए दूसरे लोगों से दक्षिणा भी मांगा करते थे, क्योंकि अपने पास इतना कुछ था नहीं। वैसे तो इनके पिताजी जो थे वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लॉयर थे पेशे से, पर लोगों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए दूसरों से राशन मांगा करते थे और फिर गरीबों की मदद किया करते थे। ये था नेताजी का स्वभाव। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े रिवॉल्यूशनरी, कितने बड़े दयालु इंसान थे नेताजी।
उस वक्त देश के हालात इतने ज़्यादा बेकार थे। नेताजी एक बार अपने ग्रुप के साथ गांव में जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ टीचिंग की अवेयरनेस फैलाते हैं गांव-गांव जाकर। तो जो गांव के लोग थे वो नेताजी को भगाते हैं, नेताजी का विरोध करते हैं। तो आप सोच सकते हैं नेताजी के दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा क्यों है। तो उनको पता चलता है कि जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये लोग जो सूट बूट में आए हैं वो टैक्स कलेक्शन के लिए आए हैं। तो उस वक्त देश की इतनी बुरी स्थिति थी, जो भी व्यक्ति सूट बूट में डोलता है वो टैक्स कलेक्शन के लिए आता है, ये लोग सोचा करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे इतनी बुरी तरीके से अत्याचार करते जा रहे थे भारतीयों के ऊपर, जो उनके अत्याचार थे वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। उसी प्रकार हमारे वीर नेताजी के दिल में जो आक्रोश था वो भी बढ़ता जा रहा था। देश के लिए सर्व करने की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। उस वक्त हमारे देश में कॉलेरा नाम की एक बीमारी आई थी। नेताजी ने अपने बलबूते पर कॉलेरा पेशेंट्स की मदद करी थी, उनको सर्व किया था। जितने भी गरीब थे उनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, जिनका कोई नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कितने दीन दयालु थे नेताजी। 1916 में नेताजी को स्टूडेंट काउंसिल का हेड चुना जाता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊं नेताजी के रिलेटेड। एक नेताजी के कॉलेज का टीचर था जिसका नाम था मिस्टर ओ। मिस्टर ओ क्या करते हैं, 2-3 जो बच्चे हैं वो कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं। मिस्टर ओ उनको बेवजह पीट देते हैं। तो नेताजी को ये सारी बातें पता चलती है। नेताजी डायरेक्ट जाते हैं प्रिंसिपल के पास और उनसे बोलते हैं कि या तो फैकल्टी माफ़ी मांगे वरना हम जाएंगे स्ट्राइक पे, हम स्ट्राइक करेंगे। तो प्रिंसिपल बोलते हैं देखिए मिस्टर ओ एक बड़े टीचर हैं और वो ऐसी कुछ माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो पहली बार नेताजी की बातों ने, नेताजी एड्रेस ही लोगों को ऐसे करते थे, नेताजी की बातों से इतने लोगों का जन सैलाब उमड़ा। कॉलेज में मास लेवल पर एक स्ट्राइक हुई और अथॉरिटीज़ को झुकना पड़ा। नेताजी का एड्रेस करने का तरीका था वो कुछ अलग ही था। जब लोग नेताजी को सुनते थे तो नेताजी के ही बन जाते थे। एट द एंड अथॉरिटी को झुकना पड़ा और मिस्टर ओ ने माफ़ी मांगी। अब देखिए कुछ दिन बाद क्या होता है कि मिस्टर ओ दोबारा से कुछ बच्चों को पीट देते हैं बेवजह। तो इस बार सिनेरियो उल्टा था। इस बार क्या होता है कि ब्रिटिशर्स मारते हैं 1 और बच्चे मारते हैं 4 और मिस्टर ओ का वहीं पे हो गया बंटाधार। अब देखिए इस सब के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल जो है नेताजी को बुलाता है और बोलता है तुम ही लीडर थे, अब बताओ क्या करना है, पीछे तुमने वार किया है। तो नेताजी उस वक्त क्या रिप्लाई देते हैं, नेताजी बोलते हैं अरे जनाब पीछे से तो कायर मारते हैं, हमने सामने से मारा है। और ये बोली सुनते ही प्रिंसिपल वहीं शॉक्ड हो गया। वहीं प्रिंसिपल ने सोचा कि इस बच्चे में कुछ अलग है। हालांकि नेताजी को रेस्टिकेट कर दिया गया। अब नेताजी ने हायर अथॉरिटीज़ में अपील करी तो मुखर्जी कमीशन को नियुक्त किया जाता है और वो नेताजी को डिफेंड करने का मौका देता है, नेताजी को अपनी बातें रखने का मौका देता है। पर देखिए सब कुछ उल्टा हुआ। नेताजी ने अपनी बातें नहीं रखी, नेताजी ने वो सारी बातें बता दी जो देश में उस कॉलेज में इंडियंस के साथ हो रही थी, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, टीचर्स के द्वारा बेवजह बच्चों को पीटा जा रहा था। वो सारी बातें मुखर्जी कमीशन के सामने नेताजी ने रख दी। कमीशन बोला तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें रेस्टिकेट किया जाएगा। नेताजी बोले कि ये तो और भी गलत हो गया। नेताजी को वहाँ से रेस्टिकेट कर दिया गया। कि फिर क्या होता है, नेताजी स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब बाद में क्या होता है, नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस नेताजी को ये सजेशन देते हैं कि तुम कैम्ब्रिज जाओ और इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करो इंग्लैंड जाकर। 1919 की ये बात थी। देखिए पहले बहुत अलग था। अगर आपको इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था। इंडिया में आज जैसी कंडीशन है वैसा पहले नहीं था और बहुत ही उच्च लेवल का पहले भी एग्ज़ाम हुआ करता था। तो नेताजी को इंग्लैंड जाना होता है। नेताजी इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ पर नेताजी देखते हैं कि इंडियंस के साथ वहाँ पर इतना अत्याचार नहीं होता है जितना इंडिया में इंडियंस के साथ होता है। अब देखिए मिड में पहुँचते हैं तो नेताजी के पास मात्र 6 महीने का वक्त होता है इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। तो बताते हैं कि जब पेपर दे के आए थे तो ऐसा कुछ खास पेपर नहीं हुआ था। ये बोलते हैं कि मेरा ऐसा कुछ खास पेपर नहीं हुआ था और आते हैं तो सोचते हैं कि पेपर तो नहीं निकलेगा, अब इंडिया लौट चलते हैं। तो देखिए अपने रूम में सो रहे होते हैं तो एक व्यक्ति आता है और इनसे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे पेपर का। तो ये बोलते हैं मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। तो वो बताता है कि तुमने ICS का पेपर क्लियर कर लिया है। तो नेताजी बोलते हैं कि देखिए मैंने लिस्ट चेक कर ली है और मेरा नाम नहीं आया है।
तो व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारा नाम टॉपर की लिस्ट में आया है। इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की 4th रैंक आई थी। और देखिए इस रैंक को भी लात मार दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वो बस ये बताना चाहते थे कि देखिए मैं ये कर सकता हूँ, बट उनका ये कहना था कि मैं इस सर्विस को ज्वाइन करके अपने देश को लूटना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ मिलकर अपने देश को लूटना नहीं चाहता। इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उस पोस्ट को लात मार दी थी। शॉक्ड रह गए थे इनके घर वाले, बहुत से ब्रिटिशर्स भी उस समय शॉक्ड रह गए थे। उनका देखना था कि 4th रैंक लाने वाला बंदा पोस्ट को लात मार रहा है। देखिए उस वक्त के इंडिपेंडेंस के टाइम के एक पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे, जिनका नाम था एटली। तो 1956 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस ले चुका था, उसके बाद वो इंडिया को विजिट करते हैं। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए, आप वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुके थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पावरफुल था, तो फिर क्यों आपने अपना रूल ख़त्म करने की सोचा? तो उनका आंसर था, एक मेन रीज़न था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। उस वक्त जो पीएम थे उनका ये कहना था। तो आप समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की क्या इम्पोर्टेंस रही है हमारी कंट्री के लिए। सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बाद इंडियन फोर्सेस ने रिवोल्ट कर दिया था। अंग्रेजों को ये पता था कि अगर अब इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे तो इंडिया में सिविल वॉर होने वाली है, हमको लात मार के बाहर निकाला जाएगा, खून की नदियां बहने वाली हैं। ये बात पता था, इसीलिए अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे। देखिए नेताजी की डेथ के बाद जनता के अंदर इतना आक्रोश था, इंडियन नेवी के अंदर इतना आक्रोश था, इंडियन नेवी की जितनी भी शिप्स थी सब पर नेताजी का फोटो लगा दिया गया था। अगर आप बहुत से रीजंस को देखेंगे तो उनमें से एक ये मेन रीजन था इंडिया को छोड़ने का ब्रिटिशर्स के द्वारा। देखिए नेताजी के जीवन काल में नेताजी को ऑल इंडिया यूथ एसोसिएशन का एज अ प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया था। 1922 में स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन CR दास और MC कलिकर के द्वारा की गई थी। 11 बार नेताजी को अपने इतिहास में, अपने जीवन काल में जेल में जाना पड़ा था। ब्रिटिशर्स को ये बात पता था कि या तो इस व्यक्ति को जेल के अंदर रखो वरना मारो, वरना ये हमें यहाँ पर जीने नहीं देगा। 1935 में ब्रिटिशर्स के द्वारा पार्शियल इंडिपेंडेंस की बात कही जाती है। दूसरी तरफ सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। बॉस को ये बात पता था ब्रिटिशर्स इस वक्त कमज़ोर हैं, ब्रिटिशर्स इस वक्त कमज़ोर हैं, इनको मार के निकालो देश के बाहर। नेताजी की और महात्मा गांधी जी की बेशक आइडियोलॉजी अलग थी, बट हमारे देश में प्रेजेंट कंडीशन ये बनी हुई है, मात्र अपनी पॉलिटिक्स के लिए 2 पार्टीज में डिवाइड कर दिया गया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि महात्मा गांधी और नेताजी के बीच में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव थे। अगर मैं बात करूँ तो नेताजी महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। नेताजी का बोलना ये था कि बापू आपने वर्ल्ड वॉर 1 में देख लिया अंग्रेजों की क्या बोली थी, अब वर्ल्ड वॉर 2 में इनसे बात करने से कुछ काम नहीं आएगा, इनको लात मार के देश से बाहर भगाना होगा। 1939 में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ थे तब भी सीतारामैया। और गांधी जी का ये बोलना था सीतारामैया खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ, एक ही बात है। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस की उस इलेक्शन में, उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत हुई थी। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी सुभाष चंद्र बोस की उस वक्त देश में बढ़ चुकी थी। और उस वक्त गांधी जी के स्टेटमेंट आए थे कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, और बहुत सी बातें हुई थी उसके बाद। पर हम बात करें 1944 की, तो पहली बार फादर ऑफ नेशन का जो दर्जा दिया गया था महात्मा गांधी को, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, आज़ाद हिंद रेडियो के द्वारा। देखिए सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि गांधी जी आप मुस्लिम लीग पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए जो देश का मुसलमान है वो नहीं चाहता है देश का डिवीज़न, ये देश को तोड़ना चाहते हैं और हमारे देश का मुसलमान इनकी नहीं सुनेगा। उस वक्त मैं आपको बताऊं, रंगून में जो बॉस हैं वो आर्मी को एड्रेस कर रहे होते हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो नेताजी बोलते हैं कि देखिए आप आर्मी को ज्वाइन करिए, देश को आज़ादी चाहिए, साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करिए अपनी तरफ से जितना हो सकता है। तो उस सब के बीच एक व्यक्ति उठता है और बोलता है कि नेताजी मैं अपनी सारी दौलत, अपनी सारी संपत्ति कंट्रीब्यूट कर दूंगा और देश को आज़ादी दिला के रहूँगा। तो उस वक्त की जो उसकी टोटल वर्थ थी वो 1 करोड़ के समथिंग थी। तो नेताजी बोलते हैं कि तुम जब अपनी सारी संपत्ति कंट्रीब्यूट कर दोगे तो खाओगे क्या। उस व्यक्ति के द्वारा ये बोला गया था कि मेरे बच्चे और मैं सब इस आर्मी को ज्वाइन करेंगे और देश को आज़ादी दिलाएंगे। और मैं आपको बताऊं वो एक मोमडन व्यक्ति था। तो आज हमारे देश में जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम कर हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, आप खुद सोचिए, जब जनता ही नहीं बचेगी तो पॉलिटिक्स में वोट कौन करेगा।
तो ये बहुत ही गलत मेंटलिटी है कि कास्ट के बेसिस पे भेदभाव करना और देश को तोड़ना। इस मेंटलिटी को हमें दूर करना होगा, नेताजी से हमें कुछ सीखना होगा। गांधी जी के द्वारा एक बार ये बोला गया था कि आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता कभी भी बंटवारा नहीं होता, क्योंकि देखिए जो नेताजी थे उनकी सब कम्युनिटीज बात माना करती थी, दिल से रेस्पेक्ट करती थी। ऐसे लीडर थे, स्वभाव के लीडर थे। ग्रेट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की फांसी के बाद नेताजी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। उनका ये मानना था कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बातों से नहीं मानेंगे और हमें कुछ ऐसा रुख अपनाना पड़ेगा कि जिससे इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया जा सके। तो नेताजी जो है प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ते हैं और वो फिर बनाते हैं एक फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेताजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तबीयत खराब होने के कारण ब्रिटिशर्स जो है नेताजी को छोड़ देते हैं। इस सब के बीच नेताजी पे था एक अच्छा मौका। 1941 में रात 1:30 बजे पठान के बेस में नेताजी चले जाते हैं अफगानिस्तान। इंडिया से नेताजी चले जाते हैं अफगानिस्तान से वो पहुंचते हैं रसिया। उस वक्त रसिया का जो एक तानाशाह था स्टालिन, वो स्टालिन से बात करते हैं और रसिया को बताते हैं कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है और अपनी बातें सारी स्टालिन के सामने प्रेजेंट करते हैं। बट स्टालिन उस वक्त नेताजी की मदद करने से मना कर देता है। नेताजी को पूरे सम्मान के साथ रसिया प्रोवाइड कराता है पैसेज जर्मनी के लिए। वहां से नेताजी जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मुलाकात करते हैं। फाइनली सपोर्ट करता है हिटलर नेताजी को। उनकी इन सब बातों के बीच वहां पर आजाद हिंद फौज का दोबारा से गठन करते हैं और देखिए फिर बर्लिन से एड्रेस करते हैं लोगों को। और जब उस दिन नेताजी एड्रेस करते हैं लोगों को और लोगों को ये बात पता चलती है कि नेताजी जिंदा है, क्योंकि उस वक्त जब नेताजी 1941 में इंडिया छोड़कर अफगानिस्तान से रसिया गए थे तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि नेताजी गए कहाँ हैं। नेताजी की देखिए ये खासियत थी, जब भी कहीं जाते थे तो इतने चुपके से जाते थे कि किसी को ये कानों कान खबर नहीं होती थी कि नेताजी कहाँ गए। जिस वक्त नेताजी बर्लिन से एड्रेस करते हैं रेडियो पर लोगों को, लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह उठाता है। लोगों को ये पता चल जाता है कि नेताजी जीवित हैं और वो हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। देखिए नेताजी जापान जाते हैं। जापान में नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज करते हैं और देखिए जापान से हमारे रिश्ते उस वक्त से ही अच्छे हैं। उस वक्त भी नेताजी को जापान ने बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो जापान से हमारे एक अच्छे रिलेशन है। देखिए नेताजी जापान से म्यांमार होते हुए कोहिमा के रास्ते ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं, अपनी आज़ाद हिंद फौज को लड़ाते हैं। और देखिए बताया ये जाता है कि ताइवान में प्लेन क्रैश के दौरान हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी हैं उनकी डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1945 में। देखिए 2 कमीशन बैठाए गए थे उस वक्त नेताजी की डेथ के ऊपर। एक बैठाया गया था 1955 में जिसका नाम था शाहनवाज कमीशन और दूसरा था 1970 में घोसला कमीशन। दोनों ही ये बताते हैं कि नेताजी की 3rd डिग्री बर्न की वजह से डेथ हुई थी, प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। बट जो ये दोनों कमीशंस थी उनका ताइवान कमेटी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। देखिए 1999 में नेताजी की डेथ के ऊपर एक तीसरी कमेटी का गठन होता है जिसका नाम था मुखर्जी कमीशन और 2005 में इसकी एक ऐसी रिपोर्ट आती है जो पूरी दुनिया को, पूरी इंडिया को हिला कर रख देती है। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जब इन्होंने ताइवान कमेटी से बात करी, क्योंकि देखिए जो पहले 2 कमेटीज थी शाहनवाज कमेटी और घोसला कमीशन, इनकी ताइवान कमेटी से कोई बात नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार से ताइवान कमेटी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। पर देखिए 1999 की जो मुखर्जी कमीशन थी उसने ताइवान कमेटी के साथ मिलकर अपनी ये रिपोर्ट सबमिट करी थी और इस रिपोर्ट में बात निकल कर ये सामने आते 15 अगस्त 1945 वाले दिन ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। आज तक ये बात इतिहास में दबी हुई है कि नेताजी की डेथ कैसे हुई थी। कि बहुत से लोगों की इसके रिलेटेड बहुत सी बातें हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि नेताजी इंडिया में गुमनामी बाबा के नाम से रहे थे और बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि रसिया के लेबर कैंपेन को ले जाया गया था और वहीं इन्होंने फिर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। पर आज भी हमारे देश में नेताजी की डेथ के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी चलती रहती है और आज भी ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं हुआ है कि नेताजी की डेथ कैसे हुई थी। पर इस पूरी वीडियो में आज मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस हर एक व्यक्ति को जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से कुछ सीख लेनी चाहिए। देखिए नेताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश को समर्पित कर दी। नेताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिना कुछ ये सोचे कि कैसे उनको आगे बढ़ना, उनकी फैमिली को आगे बढ़ना है, अपने देश को आज़ादी दिलाने में आगे कर दी। देखिए हमारे देश के बहुत बड़े बड़े महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक।
इस वीडियो में मेरा यही बस एक मोटिव था कि नेताजी जैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर की पूरी जो स्टोरी है वो कवर करा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और आज ये बताइए, क्या आप भी अपने देश के लिए ऐसी भावना रखते हैं? क्या आप भी नेताजी से इंस्पायर्ड हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि अपने देश को सर्व करें और नेताजी का सपना पूर्ण करें? तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी बायोग्राफीज अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।